क्या आप जानते हैं 2024 में पोलैंड का वीज़ा का रिजेक्शन रेशियो फर्स्ट क्वार्टर का कंपेयर टू 2023 का हाई रहा है। क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? डॉक्यूमेंट सही है, वर्क परमिट सही है, अपॉइंटमेंट भी सही है, फिर क्यों रिजेक्शन हो रहा है? कुछ तो रीज़न होगा। तो चले आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्यों कंपेयर टू लास्ट ईयर इस ईयर वीज़ा का रिजेक्शन रेशियो ज़्यादा है। बट इसके लिए पूरा वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर सेम सवाल आप पूछोगे तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। और जो लोग नए हैं इस चैनल से, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा पुराना वीडियो भी आप देखो, जिसके अंदर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 2024 में क्या करें जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा का सक्सेस रेट है वो हाई हो जाए और आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज का वीडियो का टॉपिक है कि वीज़ा कैसे आप इंश्योर करो कि आपका वीज़ा का रिजेक्शन का जो चांसेस है वो कम हो जाए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वी विल ब्रिंग द वीडियो, बिकॉज अभी जो है रिजेक्शन भी काफ़ी हो रही है और बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट भी है कि आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल दे हैव गॉट द अपॉइंटमेंट, but there is no guarantee that whether their visa will be granted or not, right? So before we begin, आप जो नए हो इस चैनल से यू कैन सब्सक्राइब, और जो ऑलरेडी हमारे साथ बने हुए हैं काफ़ी दिनों से, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखें और इसको बाईपास करके और स्किप करके जो है ना ना देखें, ताकि फिर वापस वो सेम क्वेश्चन आप हमसे मैसेज में ना पूछें जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं कि लेट्स एज्यूम कि आपके पास आपका, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी के पास जो है ना वर्क परमिट जो है वो ओरिजिनल है एंड ऑथेंटिक है एंड वैलिड है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट द वर्क परमिट। मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आपके पास अभी अपॉइंटमेंट आ गया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ होता है जो मैटर करता है आपके वीज़ा का सक्सेस का, वो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, राइट? तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है या जो अभी अप्लाई कर रहे हैं या फाइल सबमिट करने वाले हैं, उनको ये चेकलिस्ट और ये फॉर्म के बारे में पता होगा। तो जनरली आपको ऐसा लगेगा कि ये फॉर्म जो है वो नॉर्मल फॉर्म है और इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। तो बट लेट्स गो थ्रू दिस विथ मी, एंड देन आप एनालिसिस करना कि इसमें कुछ था या नहीं था, वो आप बाद में असेसमेंट कर लेना। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इसके साथ मेरे साथ थोड़ा इस फॉर्म को रिव्यू कर लो आप, फिर आपको हेल्प हो जाएगा इसके अंदर। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो हम बोलते हैं पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट जो आपका होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। 10 ईयर का पासपोर्ट में मिनिमम 6 मंथ का जो है ना आपका 90 डेज का, सॉरी, वैलिडिटी आपके पास होना चाहिए, राइट? बट 6 मंथ अगर आपका है तो आपका चांसेस बेटर है। आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो अभी कॉन्सुलेट से आप लोग कर रहे हो, वो होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ्स होना चाहिए आपके पास। ये 4 नंबर पॉइंट जो है ये आप ध्यान से देख लो, ये कवरिंग लेटर है, ठीक है? मेंशनिंग द पर्पस एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल, लिस्ट ऑफ अटैच डॉक्यूमेंट एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब जो है ना, ये जो है मेंशनिंग ऑफ पर्पस, पर्पस आपने देखा होगा मैक्सिमम वीज़ा जो है ना 10 नंबर पॉइंट और 8 नंबर पॉइंट की वजह से रिजेक्ट होता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट इसको आप एक हाईलाइट करके और नोट करके रख लो, ठीक है? डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ द ट्रिप, ओरिजिनल एंड वैलिड वर्क परमिट ये आपके पास होगा। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉइंग कंपनी वो भी आपके पास होगा। ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट एम्प्लॉयर इन पोलैंड, तो ये आपके पास जो जॉब ऑफर है वो आपके पास होगा, जिसके अंदर एम्प्लॉयर का सिग्नेचर वगैरह होता है और आपका जो भी ऑफर लेटर में आपका जो भी पोजीशन है, सैलरी है, आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह जो भी है, एक्सेट्रा एकोमोडेशन वगैरह, वो सब मेंशन होता है। तो वो एक लेटर होता है।
In case of international transfer of employee, a letter from the employer, current employee, ये मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जा रहे हैं उनके लिए ये नहीं है, तो ये आपके लिए नॉट एप्लीकेबल। आप डाल सकते हो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नॉट मैंडेटरी। यहीं पे जो है ना कैच पॉइंट है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नॉट मैंडेटरी है तो आप इसको इग्नोर कर देते हो, बट ये इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपको अटैच करना पड़ता है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। अभी इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि वीडियो को स्किप नहीं करना आप अभी, ठीक है। इसके बाद है प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल स्किल, ठीक है। तो आपका जो भी है 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अटैच करोगे। और वो सर्टिफिकेट आपको स्टाइल भी होना चाहिए, ये भी आप इंश्योर करोगे, तभी उसका जो है ना वैलिडिटी है, अदरवाइज उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। इसके बाद आ जाता है आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कॉपीज़ एंड ओरिजिनल, ठीक है। तो मोस्टली जो है ना कॉपीज़ ये लिखते हैं, बट आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है ओरिजिनल ही डालना है, जिसके अंदर सील एंड सिग्नेचर हो कलर कॉपी में, ठीक है। इसके बाद आपका ये पीसीसी है, ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। कुछ लोग ऐसा अभी भी कर रहे हैं कि पुलिस क्लियरेंस को जो है ना वो डायरेक्टली अटैच करते रहे, इसको आप अपोस्टाइल करोगे तो आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा वो। देन आपका सीवी है, करिकुलम विटाई जो है, आपको अपना जो भी रिज्यूमी वगैरह है वो आपको इसके साथ अटैच करता है। फ्लाइट इटनरी, इसमें आपको क्या करने का है कि आपको जो भी डमी टिकट वगैरह है वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव द कंफर्म टिकट, यू कैन हैव इवन लाइक जस्ट टेंटेटिव रिजर्वेशन का जो है ना वो ले सकते हो और उसको आप अटैच कर सकते हो। देन आपका ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है, जिसको टीएमआई बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है ना इंश्योरेंस अटैच करते हैं। इन इसका जो रेफरेंस अगर आपको लेना है ना तो आप एम्बेसी के साइट पे जाके उसका लिस्ट ऑफ द कंपनीज है जो ऑथराइज है टीएमआई के लिए, आप उसी का इंश्योरेंस जो है ना आप अटैच करो। बिकॉज 15 to 20% जो वीज़ा रिजेक्ट होता है वो इंश्योरेंस, गलत इंश्योरेंस की वजह से रिजेक्ट हो रहा है। तो आप जो है ना वो इंश्योरेंस का जो लिस्ट है वो आगे मैं दिखा दूंगा आपको। वो उसके लिए डॉक्यूमेंट जो है कौन कौन सा कंपनी अप्रूव्ड है वो वेबसाइट पे मेंशन है, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। एकोमोडेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द अवेलेबिलिटी इन पोलैंड ऑफ अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन फॉर द इंटेंट पीरियड ऑफ स्टे। ये लेटर जो है ना मोस्टली 99% लोगों को जो है ना उनके एम्प्लॉयर ही देते हैं। तो ये लेटर जो है डिटेल्ड लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास अगर लेटर है तो उसको थोड़ा रीचेक कर लेना कि उसके अंदर जहाँ पे आपको एकोमोडेशन दे रहा है वो एकोमोडेशन का एड्रेस, उसका लोकेशन और रूम्स वगैरह जो है ना उसके अंदर मेंशन है या नहीं है, या सिंपल लेटर है कि दे आर प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन। अगर सिंपल लेटर है तो फिर आपका 10-15% आपका रिजेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पे। इसके बाद जो है आपको बैंक स्टेटमेंट बोलता है कि आपको देना चाहिए 3 मंथ का। सो नो डिपॉजिट, तो आपको बैंक स्टेटमेंट अटैच करना चाहिए। और कितना करना चाहिए वो मिनिमम जो है 3000 यूरो का आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो आपका आपके लिए वो एडवांटेज होगा। अगर आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो और वहाँ से आपको लाइक मतलब आपका आईटीआर वगैरह अगर आप फिल करते हो तो वो सब भी आप अटैच कर सकते हो उसके साथ, वो एक आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज होगा आपका। एडिशनल डॉक्यूमेंट, एप्लीकेंट आर अलाउड टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट दैट दे कंसीडर यूजफुल टू एक्सप्लेन जस्टिफाई द ट्रिप। ये पॉइंट जो है ना ऑलवेज हम लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि आपका जो रिजेक्शन होगा आप देखते होगे कि मैक्सिमम जो उसमें आता है 10 नंबर में और 8 नंबर में, वो बोलता है कि आप जो है ना अपने ट्रैवल को जो है ना जस्टिफाई नहीं कर पाए हो, इसके लिए आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। और दे हैव डाउट दैट यू विल नॉट रिटर्न बैक, राइट। सो ये सब रीज़न जो होता है इसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्शन ज़्यादा होता है। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। रेसिडेंस प्रूफ, ठीक है, आपका जो भी अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है ना प्रोवाइडिंग स्टे इन करेंट जुरिडिक्शन, आपका जो भी है
आप आधार कार्ड वगैरह कुछ डाल सकते हो, या आपका अगर कुछ और डॉक्यूमेंट है जो आपका कंट्री में चलता है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। पासपोर्ट डेटा पेज, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट ऑफ पासपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अटैच करना पड़ेगा जो भी आपका पासपोर्ट है, जिसके थ्रू उनको आपका ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अटैच करने का, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी है नाम पता वगैरह आप डालते हो, यहाँ पे सिग्नेचर करते हो, इसको टॉप अप करते हो और इसको जमा कर देते हो। यही करते हैं ना हम लोग, राइट। सो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जब सब हम लोग कर रहे हैं तो रिजेक्शन हो क्यों रहा है और उसका रीज़न क्या है। तो अब कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो अब हम लोग चलते हैं, अब थोड़ा सा पोलैंड के वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चलें, पोलैंड का वेबसाइट, ओके। सो ये है गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है, पोलैंड का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या जमा करना है वो एक लिस्ट अलग तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज जनरली इस लिस्ट को बहुत कम लोग देखते हैं, राइट। और आप लोग चेक लिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट को चेक करते हो और उसके हिसाब से ही आप जमा करते हो। अब थोड़ा इस दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट कहाँ पे डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ आपको। अब इसके इसको इसको देखते हैं हम लोग और इसके ऊपर बात करते हैं। सो ऊपर का जो है वो मैटर सेम है कि 90 डेज आपका 180 डेज पीरियड होना चाहिए पासपोर्ट का, आपका वैलिडिटी वगैरह ये सब जो भी है। लॉन्ग ड्यूरेशन का वीज़ा है तो आपको 90 डेज से ऊपर का है तो आपको लॉन्ग वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, ये उसमें भी है और इसमें भी है। फिल्ड आउट द साइंड वीज़ा एप्लीकेशन, जो अभी कॉन्सुलेट के थ्रू आप प्रिंट कर रहे हो वही सेम है। फोटोग्राफ्स उसमें भी है इसमें भी है। ए प्रूफ ऑफ वीज़ा पेमेंट, अभी आप जो वीज़ा पेमेंट तो एम्बेसी में कर रहे हो तो आपको वहीं पे मिलेगा वो, ठीक है। ये मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज अकाउंट अमाउंट टू नॉट लेस देन euro 30,000 and covering all expenses that may arise in connection with the need to return for medical reason, a medical emergency, urgent hospitalization, death, medical insurance within the meaning of policy regulation on health care benefits फाइनेंस आउट ऑफ द पब्लिक फंड। सो ये जो है कवरेज 30,000 यूरो का आपके पास होना चाहिए, जो पहले भी अब उसमें भी लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है। अब जो हम लोग ने वहाँ पे बात किया था कि जो हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का हमने यहाँ पे बात किया था कि हमको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है क्या डालना है, आपको मैं दिखाता हूँ फिर से एक बार कि हमने एक जगह पे बात किया था। ये जो है ये हमने बात किया था नॉट मैंडेटरी, ठीक है। और ये नॉट मैंडेटरी होता है, इसके लिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे आके आप देखो, यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का डिफिनेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ ट्रैवल। सो ये डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ ट्रैवल का मतलब तो आपके पास वर्क परमिट ऑलरेडी है तो आपका पर्पस कंफर्म कर रहा है। एंड कंडीशन ऑफ स्टे, तो ये जो है आपका जो वहाँ पे आप रहोगे उसके लिए जो आपका एकोमोडेशन वगैरह का लेटर है वो आपको ये जस्टिफाई करता है कि आप वहाँ पे रहोगे, ठीक है। उसके बाद है ये डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग पोसेशन ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कवर द कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यूरिंग द प्लान्ड स्टे। सो दिस इज़ व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज़ लाइक, बहुत सारे लोग जो है ना वो ये मिस कर देते हैं कि बैंक स्टेटमेंट का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना आपको बैंक स्टेटमेंट का ज़रूरत है, और आपको जो है बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। जो अगर आपका 1 साल का अगर मान लो वर्क परमिट है तो 1 साल में मान लो सैलरी तो कंपनी दे रही है आपको, बट इन वर्स्ट सिनारियो लाइक इफ देर इज़ एनी unforeseen reason is there, then how you will survive, how you will come back. So for that you need to have the adequate fund in your account so that you can manage the emergency situation, okay. And cover the cost of return to the country of origin or residence, और टू कवर द कॉस्ट ऑफ ट्रांजिट टू द थर्ड कंट्री। अगर आप कहीं वहाँ से दूसरे जगह जा रहे हो तो आप वो कवर कर सकते हो, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। विच विल सडनली गिव परमिशन फॉर एंट्री और डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग दैट
एप्लीकेंट कैन लीगली ऑब्टेन सच फंड। और आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए, मान लो आपका स्पॉन्सर अगर है, पेरेंट्स है या ब्रदर है सिस्टर है, आप किसी का भी अकाउंट से जो है वो स्टेटमेंट लगा सकते हो, बट एक उसके लिए आपको एक क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर लेटर जो है ना वो आपको अटैच करना पड़ेगा, जिसमें वो कंफर्म करेगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी दे विल फंड योर कॉस्ट। उसके बाद है डॉक्यूमेंट दैट परमिट टू असेस दैट द एप्लीकेंट विल लीव द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड बिफोर द वीज़ा एक्सपायरी। यही जो पॉइंट है, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस पॉइंट, जिसकी वजह से जो है ना 50% 60% वीज़ा जो है रिजेक्ट होता है। अब इसका डिफिनेशन अलग अलग तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो वर्क परमिट है, हमारे पास वीज़ा है, तो 1 साल का वीज़ा है तो मैं आ जाऊंगा। गवर्नमेंट भी यही सोचता है ना कि आपका 1 साल का वीज़ा है तो आप आ जाओगे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो हम जा रहे हैं यहाँ से तो हमें भी पता है हम 1 साल के लिए तो नहीं जा रहे हैं, और हमारा पर्पस भी नहीं है कि हम 1 साल जाकर वापस आ जाएं। तो उसको जस्टिफाई कैसे करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट को तो चाहिए कि आपको अगर वीज़ा 1 साल का दे रहा है तो यू हैव टू कम बैक आफ्टर 1 ईयर। सो जब गवर्नमेंट को डाउट होता है कि आप वापस नहीं आओगे तो आपका 8 नंबर पॉइंट लगा के रिजेक्शन मार देती है कि उसको दे हैव डाउट दैट यू विल नॉट रिटर्न बैक। सो अभी मेरा एक क्वेश्चन है, ये सभी आप सभी से, स्पेशली जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उनसे ये क्वेश्चन है कि इस पॉइंट को कवर करने के लिए आपने क्या किया था। डिड यू सबमिटेड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट? डिड यू जस्टिफाई that you will come back? And what was the justification? Look at your application. I am sure, मैं चैलेंज करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो इस पॉइंट को इग्नोर किए हैं, और जिनकी वजह से उनका वीज़ा, बिकॉज आपके पास डॉक्यूमेंट है, वर्क परमिट है, आपके पास पासपोर्ट है, हर डॉक्यूमेंट आपका, इंश्योरेंस है, ट्रैवल है, आपके पास टिकट है, फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, कुछ तो रीज़न होगा ना। बिकॉज द गवर्नमेंट तो वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए तो नहीं बैठी हुई है ना यार। सो अब इसके ऊपर जो है ना आपको सोचना पड़ेगा, और इसके ऊपर आप क्या सोच रहे हो ये आप मेरे को कमेंट्स करके बताना। फिर अगर इसके ऊपर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं आगे इसके ऊपर बात करूँगा कि इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। ध्यान से देखना, ये डॉक्यूमेंट दैट परमिट टू असेस दैट द एप्लीकेंट विल लीव द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड बिफोर द एक्सपायरी, वीज़ा एक्सपायरी। आपने जब फॉर्म भरा होगा ई कॉन्सुलेट का तो आपका एक टेंटेटिव डेट जाने का और एक टेंटेटिव डेट वापस आने का पूछता है, राइट। जो टेंटेटिव डेट है वही आपका वीज़ा का लास्ट डेट है। वो अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो अगर आप उस डेट में आप वापस आओगे, ये कैसे इंश्योर करोगे एम्बेसी को, ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। और आपका क्या प्लान था इसके लिए, अगर आप सबमिट कर चुके हो तब बताना आपने क्या जमा किया उसके लिए, और अगर आप सबमिट करने वाले हो तो आपका क्या प्लान है, क्या जमा करने वाले हो, इसके बारे में आप मेरे को बताना। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर बताऊंगा आपको कि इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। वंस द डॉक्यूमेंट दैट कन्फर्म दैट सर्कमस्टांसेस रेफर टू इन द वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंफर्म करना चाहिए कि आपका जो भी सर्कमस्टांसेस है जो वीज़ा एप्लीकेशन में आप मेंशन कर रहे हो वो सेम हो, राइट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द कंट्री वेयर ए वीज़ा एप्लीकेशन इज सबमिटेड, वो अलग अलग होता है, राइट। अभी जो मैं बता रहा था आपको इंश्योरेंस का, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आप जो है ना वो इंश्योरेंस का आपको ये लिस्ट मिल जाता है। सो ये सब कंपनी है यूजुअली आपका इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, सभी जगह पे ये मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो कंपनी है इसी से आप इंश्योरेंस लेने का, तभी आपका जो है ना वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आपका एक्सेप्टेड होगा। सो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो TUW ये सब वहाँ का कंपनी, अगर यहाँ की हम बात करें तो एक आपको एक्सा एक मिल जाता है, और एक ICICI प्रूडेंशियल भी था, अभी पता नहीं इसमें दिखता नहीं है, वो भी एक है। ICICI प्रूडेंशियल भी आप ले सकते हो, उसके भी वो
वो भी एक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। इसमें नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन वो है, 100% वो है, बट वो किसी और नाम से अभी शायद इसमें किया हुआ है, पता नहीं। बट एनी वे दैट यू कैन ऑल्सो चेक दैट वन। सो ये था हमारा सेशन। तो अभी आप क्या करो कि इसके हिसाब से जो है ना अपना डॉक्यूमेंट के ऊपर में फोकस करो, बिकॉज आपने ऑलरेडी कॉन्सुलेट में रजिस्टर कर दिया है। तो अब जो है आपका काम ख़त्म हो गया है। अब जब आपका नंबर आएगा तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और तब तक जो है ना आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर फोकस करो, बिकॉज अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है और इतना स्ट्रगल करने के बाद अपॉइंटमेंट मिल रहा है और इसके बाद भी अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा है, तो ये पूरा बेकार है ना, पूरा टाइम भी गया, पैसा भी गया, एनर्जी भी गया। सो प्लीज़ फोकस ऑन द डॉक्यूमेंट, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगेन जो जो चीज़ हमने बताया है, the same question please do not ask. And the question which I have asked you all guys, please answer me that. And if it is required, we will make another video to cover that point separately, और वहाँ पे जो भी डाउट होगा वो हम लोग क्लियर करेंगे। सो फॉर टाइम बीइंग दिस इज़ व्हाट दिस वीडियो इज़ हैविंग। सो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल द टाइम टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू विल गेट ऑल द अदर नोटिफिकेशन ऑल्सो, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आएगा। अभी कुछ दिन के बाद हम लोग अदर कंट्री का भी स्टार्ट करेंगे। अभी ज़्यादातर हम लोग पोलैंड के ही फोकस कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग रिक्वेस्ट टू मेक अबाउट हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया। तो हम आगे भी दूसरी कंट्री के बारे में भी बात करेंगे। सो टिल द टाइम टेक केयर, अगेन गुड नाइट।